अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक। सो बेटा मैक्सिमम पार्ट जो है थ्योरी है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी हैं बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। ठीक। नाउ सो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, दैट इज ऑल अबाउट वर्क फंक्शन। ठीक। कि वर्क फंक्शन क्या चीज होती है। ठीक। सो ये ध्यान रखना बेटा, वर्क फंक्शन को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो आप लोग इसको फाइव नॉट से कर दीजिए और या फिर आप लोग इसे रिप्रेजेंट कर दीजिए डब्ल्यू नॉट से। तो वर्क फंक्शन का बेसिक मतलब क्या हुआ, तो पहले इसको हम लोग इक्वेशन जो सर आपने ये चैप्टर स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं बेटा। ठीक है अंजलि सक्षम, इसको हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं बेटा, डोंट वरी। ठीक। सो वर्क फंक्शन को जब हम समझेंगे तो किस तरीके से, भाई सपोज आप लोगों ने, और ये साथ साथ बताते चलना बेटा आप लोग, ठीक है। सपोज ये आप लोगों ने एक मेटल लिया, ठीक है। सो दिस इज वी हैव अ मेटल सरफेस, कोई भी एक मेटल सरफेस हम लोगों ने कंसीडर करी, और इस मेटल सरफेस पे मैंने कहा वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। ठीक है। और मैं कहता हूं कि इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो एनर्जी है फिलहाल यहाँ पे, द एनर्जी इज अवेलेबल एज 10 यूनिट। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कितनी है, 10 यूनिट है। तो बेटा आप ये बताओ मुझे, अगर मैं चाहता हूं यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, तो मुझे कम से कम इस मेटल सरफेस को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कम से कम बताइए। अगर हम चाहते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाए, वेरी गुड, कम से कम मुझे कितनी देनी पड़ेगी, 10। मनमीत ये तो ज्यादा से ज्यादा में आ जाएगा कि भाई ज्यादा, अगर अगर हम बात करें ज्यादा, सो वो 10 से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। अभी यहां पर बात हो रही है कम से कम की, तो कम से कम हमें कितनी देनी पड़ेगी, 10 यूनिट की एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, सो दैट कि वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सके। ठीक। तो बेटा ये पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पे कि वर्क फंक्शन का मतलब क्या बनता है। तो सिंपली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron to get ejected from, to get ejected from a metal surface। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को बेटा रिमूव करा रहे हैं वो कहाँ से बात कर रहे हैं, सरफेस से बात कर रहे हैं। यहाँ किसी ऑर्बिट से बात नहीं है, यहाँ किसी ऑर्बिटल से बात नहीं है, सीधे सीधे कहाँ से रिमूव कराएंगे मेटल को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को, उस मेटल सरफेस से रिमूव कराएंगे। तो सिंपल सी चीज, वो मिनिमम वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जो कि एक मेटल सरफेस को दी जाएगी वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, उसी मिनिमम अमाउंट की एनर्जी को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, वी विल कॉल इट एज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस, उस सरफेस का वर्क फंक्शन। अब बात आती है इसका बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा। तो क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई ये एक तरीके की क्या है, एनर्जी, तो याद कीजिए एनर्जी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग, क्या लिखते हैं, एच न्यू, एंड न्यू की जगह आप लोग कर देते हैं सी बाय लैम्डा, सो एच सी बाय लैम्डा, इस तरीके से। तो जब एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला लिखा गया एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, तो बेटा इस वजह से हम लोग जब लिखेंगे वर्क फंक्शन के लिए, ठीक है, फाई नॉट और या फिर डब्ल्यू नॉट, दिस विल बी रिटन एज एच न्यू नॉट और या फिर एच सी बाय लेमडा नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा आप लोगों के पास वर्क फंक्शन के लिए, जिसमें कि अगर आप लोग देखते हैं न्यू नॉट को, सो दिस इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं वहां पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो लैम्डा नोट है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी इनको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, इनको भी समझेंगे अच्छे से कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। तो पहले ये बताओ वर्क फंक्शन क्या चीज है और उसका बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, कि एक एच न्यू नॉट और एक एच सी बाय लैम्डा नॉट। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट बेटू, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
ठीक। फिर बात आती है इसकी यूनिट्स को लेकर के बेटा, कि हम लोग इसको जब मेजर कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या रहेगी। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, इसकी एसआई यूनिट के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है। सो एसआई यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी एसआई यूनिट को लेकर के, तो एसआई यूनिट हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से ईवी। ठीक। और ये भी ध्यान रखना है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास, वो किसके बराबर होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बेटा। फिर हमसे पूछेगा वो क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है, दैट वी नीड टू डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना भी आना चाहिए कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेसिक मतलब क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए भाई, सपोज आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा भाई, आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप लोगों ने बेटा इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ठीक, और वो भी कितना, 1 वोल्ट का। तो जैसे ही आप अपने इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्सेलरेटेड। अभी जो ये रेस्ट पे था, अब वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई जब हमने अपने इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। सो गेट्स एक्सेलरेटेड। गेट्स एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हुआ, इट विल गेन सम वेलोसिटी, इट विल गेन सम वेलोसिटी, वो वहां कुछ वेलोसिटी को गेन कर लेगा। और अगर बेटा उसने वेलोसिटी को गेन कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट विल गेन द काइनेटिक एनर्जी, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें कुछ ना कुछ गेन एग्जिस्ट हो जाएगा, हमारे पास गेन एग्जिस्ट करने लगेगा। तो सिंपली बहुत ध्यान से देखिएगा आप, तो जब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द gain in kinetic energy of electron when accelerated through, when accelerated when accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। कि भाई जब आप लोग एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी को गेन कर ले, तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। ये आप लोगों को समझ आया या नहीं बेटा, बताइए। ये चीज समझ आई आप सबको अच्छे से, कि व्हाट इज दिस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ध्यान से समझ के चलना है, ठीक है, और जहां दिक्कत आए वहां पूछना, विल हैव द रिपीटिशन, उसको दोबारा देखेंगे फिर हम लोग। ठीक। देन इसके बाद अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, कि भाई आपका वर्क फंक्शन डिपेंड किन चीजों पे करेगा। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑन विच वर्क फंक्शन डिपेंड्स। ठीक, कि वर्क फंक्शन जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखिए सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट को लेकर के, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात करी अपने अल्कली अर्थ मेटल्स की, मतलब जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, मैंने उनको लेकर के बात करी। ठीक, अब एस ब्लॉक एलिमेंट में भी आप लोगों ने किसको पकड़ लिया, अपना पहला ही ग्रुप पकड़ लिया, उसमें हाइड्रोजन का हटा दो, बाकी सबको कंसिडर कर लो। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, आपने ये एलिमेंट्स ले लिए। तो बेटा ये एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके के हैं कि इवन सनलाइट इज सफिशिएंट फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
कि मतलब अगर आप लोग इन्हें सनलाइट में रख देंगे ना, तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो ही इनमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना शुरू कर देगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो वर्क फंक्शन होगा वो काफी लो हो गया, बहुत कम हो गया, कि भाई आप लोगों के पास इवन सनलाइट ने ही वहां पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा आगे चले और आप लोग बात करें वहां पे एल्यूमिनियम जैसे मेटल की, या फिर आप लोग बात कर रहे हैं बेटा लेड की, पीबी। ठीक, तो अगर आपने ये एलिमेंट्स लिए, ठीक है, तो इन केसेस में हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ सकती है। ठीक है, सो विल हैव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दैट रिक्वायर्ड, ये लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक्स प्लेस, जिससे कि एमिशन एग्जिस्ट कर सके। इसका मतलब इनके लिए जो वर्क फंक्शन होगा वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली पहले के केस से ज्यादा हो गया। बट अगर आप लोग आ जाते हैं बेटा अपने हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के अंदर, ठीक है, सो हैवी मेटल्स, ठीक है, सो हैवी मेटल्स में कौन आ जाएंगे आपके, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो इनके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, विल रिक्वायर अ हाई एनर्जी बीम। ठीक है, सो हाई एनर्जी बीम इज रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिलेटिवली और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम लोग वहां से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो वर्क फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, दैट इज वेरी मच हाई, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिला कि भाई देखिए, आप अपने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में गए, उसके बाद आपने ये एल्यूमिनियम और लेड कंसीडर किया, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने हैवी मेटल्स कंसीडर किए। तो जैसे जैसे मटेरियल बदल रहा है वर्क फंक्शन की वैल्यू भी बदल रही है। तो यहां से हम लोगों ने क्या बोला सबसे पहली पॉइंट में, दैट वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि भाई वो किस पे डिपेंड करने वाला है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आया बेटा या नहीं, बताइए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, कि दैट ऑन व्हाट फैक्टर द वर्क फंक्शन डिपेंड्स। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बन गया कि भाई वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब सेकंड, इसमें मुझे आप लोगों का लगातार साथ चाहिएगा, कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। सो कोशिश करनी है बताने की बेटा। सपोज आप लोगों के पास यहां पर ये एक मेटल सरफेस है, ठीक, इस मेटल सरफेस के ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहे, ध्यान से समझना है बेटा। ठीक है, और इन मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स का जो वर्क फंक्शन है वो है 6 यूनिट। ठीक है, नाउ मनमीत ने क्या करा, यहां पर जो एनर्जी सप्लाई करी, ठीक, वो सप्लाई करी सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट्स की। ठीक, तो क्या यहां पर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, बताइए। कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वर्क फंक्शन 6 यूनिट है और इंसिडेंट एनर्जी 4 यूनिट है। तो यहां अभी फिलहाल हमारे पास नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां कोई भी किसी तरीके से एमिशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट नाउ अब अगले केस में हम लोगों ने क्या देखा, विल हैव द सेम मेटल। ठीक, मतलब जो ऊपर हमने लिया था ना, इसी मेटल को हम लोगों ने दोबारा कंसीडर किया, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स। वर्क फंक्शन जो था वो कितना था, 6 यूनिट्स। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है आर्यन। अब आर्यन ने भी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी देनी शुरू कर दी, और आर्यन ने यहां पर जो एनर्जी सप्लाई करी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ करी है 3 यूनिट्स की। तो क्या अब इस केस में हमारे पास बेटा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाएगा, क्या इस केस में एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाएगा? तो आप लोग कह रहे हैं नहीं, और मैं कह रहा हूं यस, एमिशन विल टेक्स प्लेस, एमिशन विल
टेक्स प्लेस। यहां एमिशन अब पक्का होगा। देखो क्यों? क्योंकि जब मनमीत ने आया, ठीक है, मनमीत ने जब एनर्जी सप्लाई करी, तो मनमीत ने कितनी यूनिट एनर्जी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को दे दी है बेटा? 4 यूनिट की एनर्जी मनमीत उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, अब हमने उसी मेटल सरफेस को कंसीडर किया जिसने की ऑलरेडी 4 यूनिट की एनर्जी पहले गेन कर रखी है। ठीक है, सो 4 यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑलरेडी गेन्ड। वो पहले से ही 4 यूनिट की एनर्जी ऑलरेडी गेन्ड है। तुमने 3 यूनिट की एनर्जी और दे दी बेटा इसको, तो अब टोटल इसने कितनी गेन कर ली? सोचिए, अब जो टोटल है बेटा आपका मेटल सरफेस, उसने कितनी एनर्जी गेन कर ली? 7 यूनिट गेन कर ली। इसका मतलब वर्क फंक्शन जो है 6 यूनिट उसको एक्सीड कर देगा, और अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं बेटा? ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, सो दिस मींस हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन ऑफ अ metal surface also depends on, also depends on surface conditions। वो फर्दर किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सरफेस कंडीशंस पे। सरफेस कंडीशंस का मतलब क्या हुआ? अगर हमारी मेटल सरफेस ने पहले ही कुछ एनर्जी को गेन किया हुआ है, तो अब हमें, ठीक है, वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अब हमने थोड़ी बहुत एनर्जी दी तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक 2 फैक्टर आपके पास आ जाते हैं। पहला फैक्टर जो बना, ठीक है, एक बार रिपीटिशन ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। जो पहला फैक्टर बनता है बेटा, वो हमारे पास क्या बनता है? इट्स सिंपल, कि वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कि किस तरीके का मटेरियल है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन जाता है बेटा? द वर्क फंक्शन विल डिपेंड्स ऑन द सरफेस कंडीशंस। सरफेस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? कि अगर हमारे मेटल ने पहले ही कुछ एनर्जी को गेन कर रखा है, तो अब हम लोगों को रिलेटिवली उतनी ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी कम एनर्जी में ही हमारा काम हो जाएगा वहां पे। सो फाइनली वर्क फंक्शन को लेकर के बेटा जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए या नहीं? ये वाले पॉइंट्स सभी को अच्छे से क्लियर हुए बेटा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सब लोग बहुत ध्यान से। ठीक, सो अगला पॉइंट जो आता है बेटा हमारे यहाँ, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है दो, जो हमने ऊपर लिखी भी है, टर्म्स लिखी थी, डेफिनेशन नहीं लिखी थी उनकी। दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? न्यू नोट से। तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का छोटा सा बेसिक सा क्या मतलब बनता है? ठीक है, सो सिंपली this is that minimum frequency below which the emission of electrons does not takes place, does not takes place। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे, ठीक है, अगर हम लोग चले गए, तो अब सोचो जरा, हमने क्या बोला? मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला है, और हम लोग उससे भी नीचे चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी जो होगी वो वर्क फंक्शन से और नीचे चली जाएगी। और अगर इंसिडेंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ एनर्जी, इंसिडेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन से नीचे चली गई, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो सीधा सा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे बिलो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकता, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम चाहते हैं कि एमिशन हो, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमेशा बड़ा होना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एमिशन ऑफ electrons, this incident frequency should be greater than थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए।
तो ये तो छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। पहले मुझे बताओ, ये पॉइंट समझ आया आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, कि एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जिससे अगर नीचे हम रहे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होने वाला। ठीक है, अब जरा समझिएगा ध्यान से। ठीक, फिर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को भी देखने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके पास ये चीज है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे कहीं ना कहीं काम आएगा, से ये दे दिया विबग्योर। तो ध्यान रखिएगा, अगर विबग्योर में आप ऐसे मूव कर रहे हैं वॉयलेट से रेड की तरफ, ठीक है, सो इन दैट केस वेवलेंथ ऑलवेज इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिक्रीज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सपोज आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर बोलता है विद ग्रीन कलर emission of electrons takes place। ठीक है, कि भाई ग्रीन कलर के साथ इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो बिंदास हो रहा है। ठीक है, सो अब आप लोगों से पूछा, नाउ प्रिडिक्ट एमिशन विद येलो एंड ब्लू विल अकर्स और नॉट। ठीक है, तो कह रहा भाई पता करो कि येलो एंड ब्लू के साथ एमिशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो उसने किसके साथ एमिशन बोला, ग्रीन के साथ हमारे पास एमिशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब कभी भी इस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन आए और जिससे एमिशन हो रहा है, ठीक है, उसी को तुम स्टैंडर्ड ले लोगे, उसी को तुम मतलब कंसीडर कर लोगे, यार ये तुम्हारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या करा, अपना विबग्योर बना लिया इस तरीके से। उसने कहा ग्रीन पे एमिशन हो रहा है, तो जो ग्रीन है मैं उसी को फिलहाल के लिए क्या कंसीडर कर लूंगा, अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर लूंगा, मतलब न्यू नॉट कंसीडर कर लूंगा। और हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा येलो के लिए, तो हमने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो, ठीक है, बिकम्स लेस देन द थ्रेशोल्ड। ठीक है, और अगर मैंने बात करी ब्लू की, तो देखो अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, अगर ऊपर से नीचे आऊंगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। तो इसका मतलब आपके पास येलो वाले में इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होने वाला और आपके ब्लू वाले में इलेक्ट्रॉन का एमिशन आसानी से हो जाएगा। सम कंसेप्ट थोड़ा सा पकड़ में आ गया बेटा आप लोगों को या नहीं, बताइए। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अंश समझ आया या नहीं बेटा? सभी को क्लियर हुआ प्रॉपरली? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, ये तो कहानी हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से बेटा, ठीक है, हम लोगों को लेकर के चलना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लेमडा नॉट, इस तरीके से। तो देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यू इज रिटन एज सी बाय लेमडा। ठीक है, तो भाई इस हिसाब से न्यू नॉट विल बी रिटन एज सी बाय लेमडा नॉट। तो जब न्यू नॉट को आप लोगों ने डिफाइन करा तो आप लोगों ने दो पॉइंट्स बोले। ठीक है, भाई क्या चीज, दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी and below which the photoelectric effect, the emission of electron does not takes place, यही चीज बोली। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप बात करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की तो यहां दो पॉइंट्स क्या आएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी में बोला मिनिमम तो यहां पर क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी में बोला बिलो विच तो यहां क्या बोलेंगे, अबव विच। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को बेटा? ठीक है, सो फाइनली जब आप बात करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, ठीक, सो
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को कैसे, बिल्कुल 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 अंश, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। ये देख ध्यान से बेटू, भाई हम लोगों ने कहा E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, ये चीज बोलते थे ना। तो जब हमने बोला फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये देखो ये ऐसे कर देते हैं, ठीक, कि भाई वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस पर कि इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली टू वेवलेंथ। जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब समझ आया बेटा अंश, अ, अंश बेटा क्लियर हुआ, ठीक। तो सिंपली हम लोग यहां पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ये देखो। सो लैम्डा नॉट दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी डिफाइंड एज व्हाट, दिस विल बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेवलेंथ above which the electron emission does not takes place। ठीक है भाई, देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, आपने कहा E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। जब वेवलेंथ मैक्सिमम करेंगे तो जो एनर्जी है वो क्या होने लगेगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब एनर्जी रिड्यूस होने लगेगी वर्क फंक्शन से, तो क्या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाएगा, बताइए, ठीक। तो इस वजह से हमने क्या बोला, द मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम गए तो वेवलेंथ बढ़ने लगी, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच मतलब एक मैक्सिमम वेवलेंथ के भी ऊपर चले गए तो वेवलेंथ बढ़ी, तो एनर्जी और भी कम हो जाएगी, और अगर इंसिडेंट एनर्जी और कम हो गई तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। फ्रीक्वेंसी में क्या बोला, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, ठीक है भाई, एक मिनिमम वैल्यू से और नीचे चले गए तो इंसिडेंट एनर्जी और कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो पाएगा। तो यही चीज ध्यान रखनी है कि फ्रीक्वेंसी के केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, एंड वेवलेंथ के केस में द मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस विल बी टर्म्ड एज रिस्पेक्टिवली द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो ये फाइनली यहाँ सिर्फ वर्क फंक्शन को लेकर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो हमारे खत्म हो जाते हैं। यहां तक के पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए बेटा आप लोगों को, फिर हम अगले पे चलेंगे। यहां तक के पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए बेटा, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी, बहुत बेसिक है, ठीक है, ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं आएगा आपके पास यहाँ पे। वी हैव इलेक्ट्रॉन एमिशन। देखो बेटा, थियोरिटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, पर करना पड़ेगा हम लोगों को। इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो भाई देखो नाम से क्लियर है, सिंपली एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि हम लोग मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराएंगे, उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो सीधे सीधे जब हम इसको डिफाइन करने लगे या डिस्क्राइब करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोमिना ऑफ, फिनोमिना ऑफ emission of electrons from a metal surface। ठीक भाई, अगर हम लोग एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराएं तो वही फिनोमिना हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इसके तरीके अलग अलग है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है बेटा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक कहा जाता है प्राइमरी एमिशन, और एक कहा जाता है बेटा हमारे पास सेकेंडरी एमिशन। ठीक, तो ये प्राइमरी एमिशन क्या है, सेकेंडरी एमिशन क्या है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो भाई प्राइमरी एमिशन में अगर देखें ना हम लोग, तो हमारे पास सबसे पहला, ठीक है, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, भाई थर्मियोनिक का बेसिक मतलब क्या हुआ अगर आप लोग देखें, सो थर्मियोनिक मींस हीट, ठीक है। तो इसका मतलब, अगर आप लोगों ने एक मेटल सरफेस लिया, उस मेटल सरफेस को आप लोग सफिशिएंट अमाउंट की हीट सप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा क्यू, ठीक है, जिसकी वजह से उस मेटल सरफेस ने इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शो कर दिया।
सो दैट पर्टिकुलर फिनोमिना विल बी नोन एज व्हाट, थर्मियोनिक एमिशन। इस फिनोमिना को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, थर्मियोनिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें हम लोग नाम देते हैं थर्मियोन्स। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, थर्मियोनिक एमिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल सरफेस को सफिशिएंट अमाउंट की हीट एनर्जी दी गई, जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट फिनोमेना विल बी थर्मियोनिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन्हीं को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया बेटा वहां पे, थर्मियोन्स। पहले प्रोसेस में कोई दिक्कत, पहले प्रोसेस में कोई दिक्कत बेटा? चलिए जी, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। सो अब जो सेकंड आता है बेटा हमारे पास, द सेकंड वन इज नोन एज फील्ड एमिशन। ठीक, और या फिर इसी का एक नाम और होता है बेटा हमारे पास, वी कॉल इट एज द कोल्ड कैथोड एमिशन। कोल्ड कैथोड एमिशन, ये दोनों नाम है। या तो आप लोग कहिए इसे फील्ड एमिशन, और या फिर आप लोग कहिए इसको कोल्ड कैथोड एमिशन। अब इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं भाई, इस प्रोसेस में आप लोगों ने अपनी मेटल सरफेस को, बहुत ध्यान से, और एक मिनट, इसको करने से पहले, ये जो फील्ड एमिशन है और कोल्ड कैथोड एमिशन है बेटा, दिस इज द मोस्ट इनएफिशिएंट एंड डेंजरस मेथड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो इनएफिशिएंट है और खतरनाक भी है, इसको हम लोग अवॉइड करके चलते हैं, अभी पता भी लग जाएगा क्यों। ठीक, तो मेटल सरफेस, और इस मेटल सरफेस को यू स्टार्ट गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर टू 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जिसकी वजह से, अभी देखना यहाँ पे हम बचेंगे नहीं इसको देखने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो जाएगा। सो दैट विल बी नोन एज फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। पर ये काम नहीं कर पाएगा बेटा तरीके से। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपके पास जो ये वैल्यू ऑफ फील्ड है, 10 की पावर 3 से आपको कहां तक जाना है, 10 की पावर 8 तक, तो इसी के बीच में वी विल हैव दिस रीडिंग, 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। एंड 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ, जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं दे विल गेट आयनाइज। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेज ये क्या हो जाएंगी, आयनाइज हो जाएंगी। और अगर एटमॉस्फेरिक गैसेज आयनाइज होगी, सो विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वही क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। मतलब जितने भी आसपास लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, जो बेसिक लाइफस्टाइल जिनका चल रहा होगा, दे विल स्टार्ट रिसीविंग इलेक्ट्रिक शॉक। वो इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव कर लेंगे। ठीक है, बंदा मर सकता है, सीधी सीधे तौर पे बात की जाए। तो इस वजह से हम लोग इस टेक्निक को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो ये बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर हो आप सबको बेटा अच्छे से? सेकंड प्रोसेस, फील्ड एमिशन। भाई पहला होगा थर्मियोनिक, दूसरा हो गया तुम्हारा फील्ड एमिशन या फिर कोल्ड कैथोड, जो कि इनएफिशिएंट डेंजरस, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर बात आ जाती है तीसरे मेथड पे, जो कि अब पूरे चैप्टर में पढ़ना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, सो ये देखिए, द थर्ड मेथड, द थर्ड टेक्निक, दैट इज फोटो एमिशन। अब फोटो एमिशन की अगर हम बात करें, तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है भाई, आप लोगों ने ये लिया एक फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस का मतलब क्या हुआ, लो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। लो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, जो वर्क फंक्शन रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी।
तो भाई आप लोगों ने अपने फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे एक लाइट को इंसिडेंट कराया इन सच अ वे कि उस लाइट की जो एनर्जी होगी एच न्यू, दैट एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस, कि जो उसकी इंसिडेंट एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो तुरंत के तुरंत आपकी जो मेटल सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू कर देगी। सो दैट फिनोमिना विल बी नोन एज व्हाट, फोटो एमिशन। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले बेटा, एंड दीज emitted electrons are known as फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फोटो एमिशन में बेसिकली हम कहेंगे क्या, हम लोग ये कहेंगे फोटोन्स आर इंसिडेंट। हमने इंसिडेंट किसको करा, फोटोन्स को, लाइट को। सो फोटोन्स आर इंसिडेंट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। पहले बताओ, सिर्फ ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं आया बेटा, फोटो एमिशन वाला केस समझ आया या नहीं, कि भाई आप लोगों ने फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस लिया, उस पर लाइट इंसिडेंट करी इस तरीके से कि इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। सो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन्हें आपने नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट फिनोमिना विल बी फोटो एमिशन। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा यहाँ पे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस पर रह करके, ठीक है, दैट ऑन सरफेस, ठीक, number of photo electrons emitted, ठीक है, will be proportional to number of photons incident। मतलब अगर हम लोग मेटल की सरफेस तक बात कर रहे हैं, हम लोग मेटल की सरफेस के अंदर जाके बात नहीं कर रहे, सिर्फ सरफेस पे रह के बात कर रहे हैं। तो सरफेस पे रह करके अगर बात करेंगे बेटा, तो जितने फोटोन्स हमने इंसिडेंट किए, ठीक है भाई, मान लो ये तुम्हारी फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस रही, ठीक है, और तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने इस फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पर 1000 फोटोन्स जो हैं वो स्ट्राइक करे, ठीक है। तो बेटा यहां से 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, बिल्कुल बराबर। अगर एक फोटोन डाला तो एक इलेक्ट्रॉन, जब सरफेस पर हो, ठीक है। तो जब तक बात सरफेस की चल रही है, तो जितने तुम फोटोन्स डालोगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। पर बेटा अगर हम लोग सरफेस के अंदर चले गए, ठीक, पहले तो हम ऑन द सरफेस थे, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन द सरफेस। अब उसके अंदर जाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बताओ, जब तुम सरफेस के अंदर जाने की बात करोगे, सो इन दैट केस जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी जो होगी बेटा, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जब वो अंदर ट्रेवल करेगा, उस थिकनेस के अंदर जाएगा, उस मेटल सरफेस के अंदर जाएगा, तो उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी बहुत रिड्यूस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि वो पेनिट्रेट करके अंदर अब हमारे पास, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं इनसाइड द सरफेस, ठीक है, सो इन दैट केस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन while traveling inside the metal surface, while traveling inside the metal surface will डिक्रीज, ठीक है। जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई। अब जरा सोचिए बेटा, अगर उस फोटोन की एनर्जी अब डिक्रीज हो गई है सरफेस के मुकाबले, तो क्या अभी भी वो इंसिडेंट फोटोन उतने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की ताकत रखेगा। प्रैक्टिकली सोचिए।
जब तक सरफेस पे था तो सारी की सारी एनर्जी प्रॉपरली उस इलेक्ट्रॉन को ही मिल रही थी, पर अब क्योंकि अंदर जाते टाइम कुछ एनर्जी रिड्यूस हो गई एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल ही नहीं पा रही। तो इसका मतलब अब हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन व्हाइल ट्रेवलिंग इनसाइड द मेटल सरफेस विल रिड्यूस। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन will not get will not get sufficient amount of energy, sufficient amount of energy, and hence cannot ejected out। तो इसका मतलब अभी तो वो फिलहाल इजेक्शन के मतलब ही नहीं बन पाएगा। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि इन दैट केस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स will not be same, will not be same as that of incident, as that of इंसिडेंट फोटोन्स। बेटा पहले मुझे ये बताओ, सिर्फ यहां तक अच्छे से समझ आया आप लोगों को या नहीं? हमने तीन एमिशन देखे, प्राइमरी वाले केस के तीन चीजें देखी हम लोगों ने, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो एमिशन। यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। फोटो इज द पार्ट ऑफ अगेन प्राइमरी अंजलि। अब ये प्राइमरी के ही तीनों पार्ट है बेटा। ठीक है, चलिए। अब इसी को, अभी प्राइमरी एमिशन खत्म नहीं हुआ, सो देखो ध्यान से बेटा यहां पे। भाई हम लोगों ने बात करी थर्मियोनिक, ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन। फिर हम लोगों ने बात करी फील्ड एमिशन, ठीक। फिर हम लोगों ने बात करी फोटो एमिशन। तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस हमारे कौन से, प्राइमरी एमिशन के। ठीक है। तो इन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बेटा, उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। सो इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर नोन एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को हम क्या नाम देंगे कि ये हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है। अब तुम लोग एक चीज सोचो और मुझे सोच के बताओ ध्यान से। बिल्कुल इन द बिगनिंग अगर मैं लेके चलूं आप लोगों को बेटा यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत में, तो हम लोगों ने कहा कि भाई मेटल सरफेस को एनर्जी दी और मेटल सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेटल सरफेस से बाहर, इनकी अपनी कुछ एनर्जी होगी या नहीं होगी? जब ये बाहर निकल गए तो इनकी कुछ एनर्जी बनेगी या नहीं बनेगी बेटा? बताइए। वेरी गुड, बिंदास एनर्जी बनेगी इनकी। तो बेटा इसी पहलू को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हमने कंसीडर करा, जस्ट कंसीडरिंग अ सिचुएशन, ठीक है, दैट लेट अस कंसीडर जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दे हैव एनर्जी ऑफ 10 यूनिट्स। ठीक है, मतलब जो थर्मियोन्स निकले, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, उनकी जो एनर्जी है वो कितनी है हमारे पास, 10 यूनिट की एनर्जी है। अब मैंने एक मेटल सरफेस ली, ये मैंने कंसीडर कर ली, ठीक, एक मेटल सरफेस, और बेटा इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट है, 6 यूनिट्स ओनली। डन। तो अब जरा देखिए, अगर हमने अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी कितनी है, 10 यूनिट है, उन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करा दिया, तो ये मेटल सरफेस फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू करेगी या नहीं करेगी? सोचिए, ध्यान से सोचिए।
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी है 10 यूनिट, मतलब हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी 10 यूनिट की है और वर्क फंक्शन सिर्फ 6 यूनिट का है। तो भाई इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। बिल्कुल सक्षम, ध्यान से देखो। सक्षम भाई एक बार ऑडियो ऑन कर लो तो थोड़ा हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छे से। यस सर। सक्षम, जो प्राइमरी एमिशन है वो वाला समझ आया आपको? यस सर। तो भाई हमने कंसीडर कर लिया कि प्राइमरी एमिशन में जो फोटो एमिशन था, जो थर्मियोनिक एमिशन था, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, मतलब जो हमारे थर्मियोन्स थे, जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी जो एनर्जी है वो कितनी है? 10 यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास अब जो ये 10 यूनिट की एनर्जी है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, मैंने उनको एक दूसरे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर दिया, और जो मेटल सरफेस मैंने ली उसका वर्क फंक्शन सिर्फ 6 यूनिट है। तो आप ध्यान से देखो, ये 10 यूनिट बेसिकली किसका काम करेगा? एक तरीके से इंसिडेंट एनर्जी का। ठीक है, क्योंकि मैंने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कराया, तो इसका मतलब ये जो 10 यूनिट की एनर्जी है किसका काम कर रही है? इंसिडेंट एनर्जी। एंड नाउ दिस इंसिडेंट एनर्जी इज मच ग्रेटर देन दिस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता था? यही चीज चाहिए होती थी ना, कि द इंसिडेंट एनर्जी शुड बी एक्सीडिंग द वर्क फंक्शन। सक्षम, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस सर। पक्का क्लियर हुआ अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने जो प्राइमरी एमिशन में इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करा दिया, जिसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे बेटा, सो दैट फिनोमिना इज टर्म्ड एज सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो है बेटा, दिस फिनोमिना इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा वहां पे? सेकेंडरी एमिशन कहेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स emitted will be termed as what? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम लोग क्या नाम देंगे कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये पूरा थ्योरी पार्ट है आपका, इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई न्यूमेरिकल पॉइंट नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है बेटा यहाँ पे। तो ये चारों पॉइंट्स क्लियर हुए? थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। समझ आया यहां तक बेटा अच्छे से? क्लियर हुआ सभी को? ठीक। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, माइंड में देखो, टर्म 2 का ये थ्योरी वाले चैप्टर इस वजह से मैं शुरू कर रहा हूं अभी। एक तो फेस्टिवल टाइम है, फेस्टिवल टाइम ऊपर से तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो क्लासेस मिस करने से अच्छा है, ठीक है, बैकलॉग इकट्ठा करने से अच्छा है कि टर्म 2 के कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए जाए। रीजन बीइंग, दिसंबर तुम्हारा पूरा का पूरा बोर्ड्स खा जाएगा। ठीक है, आपके पास रह जाएगा जन, फेब एंड मार्च। मार्च तुम्हारा प्रैक्टिकल्स खा जाएगा, तो सेकंड टर्म के सिलेबस के लिए बहुत कम टाइम रहेगा। तो हमें कुछ भी करके, ठीक है, 3 चैप्टर, ड्यूअल नेचर, फिर उसके बाद एटम बहुत छोटा सा चैप्टर है, एंड देन न्यूक्लियर वो भी छोटा सा चैप्टर है। तो ये चैप्टर हमें कोशिश करनी है 15 तारीख से पहले पहले इनको निपटाने की, कि कंसेप्ट हमारे पास तैयार रहे, सो दैट क्वेश्चंस करते समय हमें ज्यादा तकलीफ महसूस ना हो फिर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना सब लोग। नाउ अगले पॉइंट पर अगर हम लोग मूव ऑन करते हैं बेटा, तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, थियोरिटिकल पूरा। ठीक है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये 3 नंबर का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा आपके पास? दिस इज बेसिकली द फोटोन पिक्चर ऑफ, द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अभी अभी सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका बेटा सीधा सा मतलब ये है, डेफिनेशन ऑफ फोटोन। ठीक है, एंड अलोंग विद दिस, इसके साथ फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ठीक है, हमें जब वो हमसे पूछेगा ना फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब हमें ये करना है, हमें फोटोन की डेफिनेशन देनी है और फोटोन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं फोटोन की एग्जैक्टली फोटोन पिक्चर, यही पॉइंट है बेटा, फोटोन पिक्चर। आर्यन, फोटोन पिक्चर का मतलब यहां पर यही है बेटा, कि दैट फोटोन की डेफिनेशन
और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एंड बेसिकली दिस इज, ये फोटोन पिक्चर का मतलब अगर आप देखना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग एक चीज कहते हैं वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो फोटोन पिक्चर बेसिकली डील्स विद व्हाट, इसका एग्जैक्ट अगर मतलब देखें तो क्या मतलब हुआ, पार्टिकल नेचर। आर्यन क्लियर हुआ बेटा अब ये? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग ये बताओ फोटोन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे बेटा, फोटोन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप लोग, अगर डिफाइन करना आ जाए तो? एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई? स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स, ओके, एनीबडी एल्स? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ओके, और कोई? चलिए, सो अंजलि और आर्यन, इनके पॉइंट्स को हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे। सो जब हमें फोटोन्स को डिफाइन करना है तो सिंपली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बल्कि और प्रॉपरली करें ना तो देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा एनलार्ज कर दो, क्योंकि 3 नंबर है और थ्योरी लिखनी है तुम लोगों को, तो मार्क्स चाहिए भैया हमें तो यहाँ पे। ठीक है, मार्क्स लूज तो करने नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी भी एनर्जी सोर्स से जब एनर्जी आएगी, हमें एनर्जी मिलेगी, तो वो कभी भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं हो, सॉरी कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, विल बी ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस एंड छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती थी ऐसा बेटा। ठीक है, दैट एनर्जी फ्रॉम एनी एनर्जी सोर्स, एनर्जी फ्रॉम एनी एनर्जी सोर्स will never be continuous, वो कभी भी continuous नहीं होगी, will always be, will always be discontinuous and in the form of, in the form of discrete packets of energy, and in the form of discrete packets of energy which are known as, which are known as quanta, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं बेटा। ठीक है, और अगर वही एनर्जी पैकेट लाइट की फॉर्म में लिया जाए, ठीक है, एंड द डिस्क्रीट, यहीं से कंटिन्यू करके, discrete packet of energy in the form of light, in the form of light is known as photon। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, फोटोन कहते हैं। ये चीज आप लोग पहले भी जानते थे अच्छे से। ठीक है, तो सिंपल फोटोन क्या है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, और वो भी किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। अगर लाइट की फॉर्म नहीं है, कोई दूसरी एनर्जी का फॉर्म चल रहा है, तो आप लोग हमेशा उसे क्या कह के चलेंगे कि भाई तुम कौन हो, तुम क्वांटा हो। बट जैसे ही वो क्वांटा, ठीक है, लाइट की फॉर्म में हो जाएगा, तुरंत के तुरंत उसे आप क्या नाम दे देंगे कि भाई तू फोटोन है। पहली चीज तो तुमने ये कर दी। ठीक है, फिर बात आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टीज की। अच्छा, ये फोटोन की डेफिनेशन क्लियर होगी आप लोगों को बेटा, फटाफट से बता दीजिए। फोटोन का बेसिक डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है, चलिए, सो अब प्रॉपर्टीज पे चलेंगे अगर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच फोटोन हैव इट्स ओन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हैव इट्स ओन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। भाई अगर आप बात करेंगे फोटोन की, तो कभी भी फोटोन रेस्ट पर नहीं रहेगा, विल ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ठीक है, और जब रैंडम मोशन में है, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो मतलब टू एंड फ्रो मोशन, मतलब वाइब्रेशन, तो उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। सो हर एक फोटोन की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, ड्यू टू विच हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ड्यू टू विच इट पोजेस
some certain amount of some certain amount of एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी अपनी खुद की कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी भी होगी, ठीक है, एंड दैट एनर्जी विल बी ऑलवेज रिटन एज E इज इक्वल्स टू एच न्यू और कैन बी रिटन एज एच सी बाय लेमडा, जिसमें कि जो न्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा उस फोटोन की अपनी फ्रीक्वेंसी को, और लेमडा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उस फोटोन की अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को। ये तो हो जाता है तुम्हारा पहला और बहुत छोटा सा और बेसिक सा पॉइंट, ठीक। फिर दूसरी चीज, अभी पहली स्टेटमेंट में ही मैंने एक चीज कही कि भाई जब फोटॉन्स आप कंसीडर कर रहे हैं तो वो कभी रेस्ट पर नहीं होंगे, विल ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और जब स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में है तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे, ठीक है। तो जब वो कोलिजन होगा, सो दैट कोलिजन विल बी परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, दैट photons being always in state of random motion, in state of random motion collide with each other, collide will, आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो आर्यन भाई, आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों तक, काइंडली कंफर्म। ये देखो ये आर्यन मजे ले रहा है भाई, आर्यन देखो बेटा कहीं आपने अपनी साइड से तो म्यूट नहीं कर लिया। So simply photons being always in state of random motion, tick, will collide with each other, वो एक दूसरे के साथ बिंदास कोलाइड करेंगे, ठीक है। एंड नेचर ऑफ कोलिजन, एंड नेचर ऑफ कोलिजन इज गोइंग टू बी परफेक्टली इलास्टिक, जो नेचर ऑफ कोलिजन रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या हुआ, देयर मोमेंटम p will remains conserve and their kinetic energy will remains conserve। पहले मुझे ये बताओ, ये दो पॉइंट क्लियर हुए, पहला, हर एक फोटोन की अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रहेगी जिसकी वजह से उसकी अपनी खुद की एनर्जी बनेगी, और दूसरा, बीइंग ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, एंड दैट नेचर ऑफ कोलिजन इज गोइंग टू बी परफेक्टली इलास्टिक, मतलब मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक कंजर्व। ये दो पॉइंट्स क्लियर प्रॉपरली अच्छे से सबको बेटा, जल्दी से बताएं, फिर हम आगे चलेंगे इसकी अगली प्रॉपर्टी पे बेटा। चलिए जी बहुत बढ़िया। ये देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है यहां पर, भाई फोटोन बीइंग एनर्जी पैकेट, बीइंग एनर्जी पैकेट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, in the form of light will always travel, will always travel with the same speed as that of light। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो फोटोन है वो किसका एनर्जी पैकेट है, लाइट का एनर्जी पैकेट है, तो इस वजह से वो हमेशा किसकी स्पीड से ट्रेवल करेगा, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, लाइट की स्पीड फिक्स नहीं होती, मीडियम टू मीडियम बदलती है, तो अगर लाइट की स्पीड बदलेगी तो तुम्हारे फोटोन की स्पीड भी बदल जाएगी, तो तुम यहाँ ये भी लिख सकते हो, विल ऑलवेज ट्रेवल विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इन अ मीडियम।
ठीक है, ये तुम्हारी तीसरी प्रॉपर्टी बन जाती है कि भैया लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। अब इस तीसरी प्रॉपर्टी से ही चौथी प्रॉपर्टी इजाद हो जाएगी आपके पास, और वो चौथी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, देखिए, अकॉर्डिंग टू रेस्ट मास इक्वेशन आप लोग लिखते हैं m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - एंड v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। और क्योंकि फोटोन ट्रेवल कर रहा है लाइट की स्पीड से, तो मतलब v किसके बराबर हो जाएगा, c के। आपने जैसे ही इसको यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया तो आपके पास आ गया m इज इक्वल्स टू एम नॉट बाई 0। जैसे इसे यहां शिफ्ट करते हैं तो आपके पास एम नॉट कितना हो गया, 0। ये ध्यान रखना है आप लोग, जो इक्वेशन लिखी है इसमें जो ये m है बेटा, ये हमारा ऑर्डिनरी मास। ऑर्डिनरी मास का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए बिंदास, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो ये अभी हमारा ऑर्डिनरी मास रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे, जैसे मोशन में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये जो एम नॉट है बेटा, ठीक, दिस इज हमारा रेस्ट मास। तो रेस्ट मास का मतलब ये नहीं होता कि जब आप रेस्ट पे हैं तो वो जो मास होगा दैट विल बी रेस्ट मास, नहीं। ठीक है, रेस्ट मास कब है, जब आप पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, भाग रहे हो, तो आपका रेस्ट मास। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना बन गया, 0। तो यहां से ध्यान रखना है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0/सन्नाटा। खत्म हो गया। अब एक चीज आप लोग मुझे बताओ, चार्ज जब आप पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती थी बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती थी, अगर याद हो थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती थी, वेरी गुड, मास की प्रॉपर्टी होती थी। और अब यहां मास आपका खत्म हो चुका है, रेस्ट मास खत्म हो चुका है। सर लाइट की स्पीड में मास 0, बिल्कुल आर्यन, यही तो हमने करा बेटू, लाइट की स्पीड से चले, जिसकी वजह से रेस्ट मास जो है वो कितना बन गया, 0। आर्यन क्लियर हुआ बेटा ये? और ये सिर्फ फोटोन के लिए नहीं, कोई भी अगर इवन हम लोग, ठीक है, लाइट की स्पीड अटेन कर लें तो हमारा मास खत्म, पेरिस मास 0 हो जाएगा हमारा मास बेटा। ठीक, ओके। सो भाई अगर आप लोगों के पास मास 0 हो गया और हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है, मास की प्रॉपर्टी होती है, तो मास 0 होने की वजह से हमारे पास चार्ज भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब मास ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो चार्ज की एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, वी विल से दैट फोटोन इज a massless and a चार्जलेस पार्टिकल। भाई ये किस तरीके का पार्टिकल माना जाएगा, मासलेस एंड चार्जलेस, ना ही इसका कोई मास है और ना ही इसका कोई चार्ज है। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताओ, आपको बेटा ये यहां तक सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी क्लियर हुई या नहीं हुई, 4 प्रॉपर्टी क्लियर हुई, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। बताइए, ये 4 प्रॉपर्टीज क्लियर हुई आप लोगों को अच्छे से? चलिए जी, ठीक। द नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक है। आप लोग खुद से सोचिए, आपका जो फोटोन है वो चार्जलेस हो चुका है, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स लगा पाएंगी, बताइए। भाई जो फोटोन है दैट इज चार्जलेस एंड मासलेस, तो क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स लगा पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लिखेंगे ना F/Q, तो आपके पास F कितना बना, EQ, एंड Q जो है वो कितना हो चुका है, 0। ठीक, क्यू कितना हो गया, 0। तो जैसे रिप्लेस करोगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स 0 हो गया। एंड एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आप कहते हैं लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स भाई BQV sin थीटा। ठीक है, और Q जो है वो कितना हो चुका है, 0। तो जैसे ही आपने Q को यहाँ पर 0 करा तो आपका लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स भी कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब आप फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएंगे तो विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा।
तो ये पांचवी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, दैट नेवर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसे किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपके पास, ये हमारी थी फिफ्थ थी ना, हाँ फिफ्थ। फिर इसके बाद देखिए सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास जो बनती है बेटा यहाँ पे, अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक, दैट ड्यूरिंग कोलिजन नंबर ऑफ फोटोन्स never remains conserved, never remains conserved. Number of photons keeps on changing, keep on चेंजिंग। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि भाई सपोज मान लो दो फोटोन्स हैं, दो फोटोन्स आपस में कोलाइड करे और सबमर्ज होके एक फोटोन बन गया, और ऐसा भी हो सकता है कि दो फोटोन कोलाइड करे और ब्रेक अपार्ट होकर के बहुत सारे फोटोन्स बन गए। तो जब कभी कोलिजन होगा तो कोलिजन के समय पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, पर नंबर ऑफ फोटोन्स कभी भी कंजर्व नहीं रहेंगे, दे विल कीप ऑन चेंजिंग, बदलते रहेंगे। तो ये थी हमारी फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टीज, मतलब फोटोन की बेसिक प्रॉपर्टीज। सो ये 3 नंबर के अंदर बेटा हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। सो यहां तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, बताइए बेटा पहले मुझे, यहां तक का पॉइंट समझ आया अच्छे से? चलिए जी, बहुत बढ़िया। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत मजेदार है, ठीक है, और बहुत इजी, बहुत ही इजी भी है बेटा। सो देखिए अगले पॉइंट में आप लोगों से कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई बहुत सिंपल चीज, अभी फोटो एमिशन पढ़ा ना, तो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है हमारे पास। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या चीज देखी गई, क्या कहा गया हमारे पास, भाई सपोज अगर अपने पास इस तरीके से एक फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस है, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस, ठीक है। अब फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस जो है, इस मेटल सरफेस के अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका कि अपना कुछ वर्क फंक्शन रहेगा। अगर हम लोगों ने यहां पर लाइट को इंसिडेंट कराया एंड इन सच अ वे कि उस लाइट की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो तुरंत हमारे पास ये मेटल सरफेस जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स बना देगी, ठीक है। सो दैट फिनोमिना इज नोन एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जो फोटो एमिशन था वही चीज हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो जब इसे डिफाइन करते हैं तो बेटा हम लोग कैसे करते हैं, सिंपली फिनोमिना ऑफ फिनोमिना ऑफ emission of electrons from a photosensitive metal surface when light beam of some certain energy, light beam of some certain energy E, certain energy E greater than phi naught is allowed to incident on metal surface। टर्म 2 में चैप्टर के कंसेप्ट्स को सिर्फ एमसीक्यू पे तैयार नहीं करना है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैक्सिमम पार्ट सब्जेक्टिव भी होगा। मैं इस वजह से इतना लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव ही रहता ना तो इतना नहीं जाते हम लोग फिर, ये ध्यान रखिएगा। ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारा यहाँ पे इस समय पे, ठीक। तो सिंपली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि
अगर हम फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पर लाइट बीम को इंसिडेंट कराएंगे एंड इन सच अ वे उस लाइट बीम की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन एमिशन को शो करेगा एंड दैट फिनोमिना विल बी टर्म्ड एज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा जी? यहां तक किसी को कोई डाउट? बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक, आज की क्लास के लिए हम लोग लास्ट कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं अभी यहाँ पे। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि अगले इसमें 5 पॉइंट है हमारे पास और पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, सो दैट कंसेप्ट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल रियली सॉरी बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब भाई ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इनको देखो ध्यान से। एक छोटा सा अपरेटस जो है रफ स्केच में यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका बना देते हैं। भाई सपोज ये हमने लिया एक ग्लास ट्यूब, ये ओपनिंग है जहां से लाइट एंटर कर सके। ये चैम्बर पूरा क्लोज किया। ठीक, दिस सी इज योर फोटो सेंसिटिव कैथोड। ये जो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज प्लेट लगाई है, ये बेसिकली क्या है, हमारी फोटो सेंसिटिव कैथोड। और ये ऑन द राइट हैंड साइड हम लोगों ने लगाया है ए, दैट इज योर कलेक्टर प्लेट। एंड कलेक्टर प्लेट बोले तो बेसिकली एनोड। ठीक, और इनको कनेक्ट करना है हम लोगों ने अपना बेसिक स्टैंडर्ड सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सर्किट में जो हम करंट देंगे, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमने लगा दिया एक रियोस्टेट। पोटेंशियल देने के लिए ये हम लोगों ने लगा दी बेटा यहाँ पे एक बैटरी विद अ की। और करंट को मेजर करने के लिए ये लगा दिया हम लोगों ने एक माइक्रो एमीटर इस तरीके से। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पैरेलल में हम लोग लगा देते हैं बेटा एक वोल्ट मीटर, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये जो पूरा डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा कहीं पर भी, यहां से कुछ पॉइंट्स डेवलप होंगे, आपको उन्हें समझना है अच्छे से। ठीक है, अब वो पॉइंट्स क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं बेटा, ठीक, आराम से ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है सिर्फ कि हाँ यार बस खत्म करके चले गए, नहीं, पॉइंट्स को समझना है अच्छे से। ठीक, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने लाइट इंसिडेंट होने ही नहीं दी। ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट केस, पहली सिचुएशन में जो पहला पॉइंट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम लोगों ने क्या करा, व्हेन नो लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव कैथोड। ठीक, आप लोगों ने फोटो सेंसिटिव कैथोड पर किसी भी तरीके से कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट को इंसिडेंट नहीं होने दिया। जब आप लोगों ने लाइट इंसिडेंट नहीं होने दी, तो आप लोगों ने क्या देखा, जो सर्किट में माइक्रो एमीटर लगा हुआ है वो आपको किसी भी तरीके से कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर माइक्रो एमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दी, इसका मतलब करंट दैट इज आई कितना हो गया, जीरो। करंट को आप क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी, मतलब क्यू बाई टी कितना हो गया, जीरो। क्यू को एज पर द क्वांटाइजेशन आप क्या लिखेंगे, एन ई एंड बाई टी। सो दिस एन ई बाई टी कितना हो गया, जीरो।
इस पूरे रिजल्ट को अगर जीरो करना चाहते हो तो ऐसे कुछ कर सकते हैं ना, ये n/t और ये e, इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना रखा, जीरो। अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जीरो हो, ठीक है, इन दैट केस फॉर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट यहां से दो चीजें हो जाती हैं, या तो तुम्हारा e जीरो हो जाए, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि आपके पास पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ई की नॉन जीरो वैल्यू है, दैट इज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो जीरो तो नहीं है ना, नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, n/t शुड बी जीरो। अब ये जो n/t जीरो हुआ, इसका मतलब क्या बना हमारे पास, दैट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। इसका मतलब क्या बना, दैट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, हमारे पास किसी भी तरीके से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं हुए हैं। सो जस्ट चेक इट आउट, ध्यान से देखो, जो पहला पॉइंट है ये पूरा आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ बेटा अच्छे से या नहीं? ध्यान से ऑब्जर्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से तसल्ली बख्श तरीके से, किसी पॉइंट में दिक्कत है तो उसको क्लियर करो। आपने कोई लाइट इंसिडेंट नहीं होने दी, तो आपके माइक्रो एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई। जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई तो इसका मतलब करंट जीरो है, करंट जीरो तो मतलब ये Q/T, जो भाई करंट का फॉर्मूला Q/T, ये जीरो। अगर Q/T जीरो तो मतलब NE, Q की जगह NE कर दिया, तो वहां से आप लोगों ने देखा कि यार या तो E जीरो हो जाए या फिर n/t जीरो हो जाए, है ना? तो इस तरीके से करके, सो बताओ बेटा, पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ या नहीं? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू एवरीबडी, ठीक है, चलिए जी। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं बेटा हम लोग, और देखो क्या बनता है अब हमारे पास सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या करा, some certain amount of light, some certain amount of light of energy E greater than work function is allowed to incident, is allowed to incident on photosensitive cathode। ध्यान से बेटा, ठीक है, अब तुम लोगों ने क्या करा अपने अपरेटस के अंदर, ठीक है, जो वो ओपनिंग थी जहां से लाइट एंटर कर सकती थी, वहां से थोड़ी बहुत लाइट को एंटर करा दिया है। ये आप लोगों ने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट को यहां पर एंट्री दे दी, एंड इन सच अ वे कि जो ई है दिस इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इंसिडेंट एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। डन। तो जैसे ही हम लोगों ने लाइट को अलाउ कर दिया, तो हम लोगों ने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, नाउ दिस माइक्रो एमीटर shows some deflections। अब आपका माइक्रो एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर माइक्रो एमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी, इसका मतलब करंट जीरो नहीं है। भाई करंट जीरो नहीं है, इसका मतलब करंट की जगह ये रख दो Q/T, मतलब Q/T जीरो नहीं है। अगर Q/T जीरो नहीं है तो इसका मतलब NE/T जीरो नहीं है, ठीक है। अब इस रिजल्ट में अगर आप लोगों को याद हो NE/T इक्वल्स टू जीरो, इस रिजल्ट के अंदर E ऑलरेडी अ नॉन जीरो वैल्यू, जो अपना E है वो तो ऑलरेडी क्या था, एक नॉन जीरो वैल्यू थी ना, ठीक है। तो इसका मतलब अब बचा कौन, n/t। तो इसका मतलब ये n/t भी जो है वो क्या होगा, दैट विल बी नॉन जीरो, ठीक है। भाई जब दोनों के दोनों नॉन जीरो होंगे तभी तो फाइनल रिजल्ट नॉन जीरो बनेगा। तो ई ऑलरेडी क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अब हमारे पास n/t जो है वो भी क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। और अगर n/t नॉन जीरो बना तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। अब पक्की बात है
कि वहां कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जरूर एमिट हुए होंगे। सो चेक इट आउट। ये थर्ड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ अच्छे से या नहीं बेटा, बताइए। ये तीसरा पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब तीसरा केस, ठीक है, अभी तो हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की लाइट को अलाउ कर दिया। अब तीसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, विल अलाउ मोर अमाउंट ऑफ लाइट, ज्यादा अमाउंट की लाइट। एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे, अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक, सो इन द थर्ड सिचुएशन हम लोगों ने मोर अमाउंट ऑफ लाइट is allowed to incident, more amount of light is allowed to incident on photosensitive cathode। ठीक, अब बेटा ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये जो मोर अमाउंट ऑफ लाइट हम लोगों ने बोला यहाँ पे कि ज्यादा अमाउंट की लाइट इंसिडेंट कराइए, तो यहां पर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कांस्टेंट। एनर्जी को हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज इंक्रीज्ड, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोल दिया, मोर अमाउंट ऑफ लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा वहां पर किसी भी तरीके से, ठीक, एनर्जी को नहीं छेड़ा है। हम लोगों ने जो बदलाव किया वो किस में करा, उसकी इंटेंसिटी में करा। और जब हम लोगों ने मोर अमाउंट ऑफ लाइट को अलाउ कर दिया बेटा वहां पे इंसिडेंट होने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर अब क्या ऑब्जर्व किया, दिस माइक्रो एमीटर शोज मोर डिफ्लेक्शन। भाई पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि माइक्रो एमीटर डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था, बट अब जो माइक्रो एमीटर है दैट शोज मोर डिफ्लेक्शंस। अब वो पहले से और ज्यादा डिफ्लेक्शंस दे रहा है। जब वो पहले से ज्यादा डिफ्लेक्शन देने लगा, इसका मतलब हमारा जो करंट है वो और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अगर करंट और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बेटा आप ध्यान समझना, क्यू बाई टी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर क्यू बाई टी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एन ई बाई टी जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है। बट बेटा इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखें, एन ई बाई टी, इस रिजल्ट के अंदर जो ई है ये तो नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये तो बढ़ नहीं सकता। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, एन बाई टी इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। जो एन बाई टी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहां से हम लोगों के पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, ठीक, दैट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, on increasing the intensity of incident light, more number of more number of photoelectrons are emitted। कि भाई जैसे जैसे आप लोग लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, वो भी क्या करेंगे, बढ़ने लगेंगे। तो बेटा यहां से आपको सीधा सा पॉइंट मिल जाता है, दैट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। एंड बेटा ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, इसी का मतलब क्या हो गया, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और कई बार इसी को सिर्फ ये भी कह दिया जाता है फोटो करंट। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी के साथ हमेशा कैसे वेरी करेगा बेटा, डायरेक्टली वेरी करेगा। और क्योंकि डायरेक्टली वेरी कर गया, इस वजह से एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा सुंदर सा ग्राफ बना देते हैं आप लोग ऐसे करके। ठीक, along y axis we will have the photo current, रिप्रेजेंट करेंगे I से, will be in micro ampere, and along x axis we will have intensity। बेटा इंटेंसिटी के लिए सिंबल भी I होता है, एंड यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड वी विल हैव एन इक्वली इंक्लाइंड लाइन टू बोथ द एक्सिस। इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, तो ये था तुम्हारा तीसरा कंक्लूसिव पॉइंट।
तो इसको थोड़ा सा और छोटा करके देख लीजिए आप लोग, और मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया है, बट सारा पॉइंट जो है आप लोगों को देखना है यहाँ पे। चेक इट आउट, ये देखिए बेटा, यहां तक सारा सारा पॉइंट पूरा ऑल ओवर समझ आया। थर्ड पॉइंट पूरा अच्छे से क्लियर हुआ कि जब आप मोर अमाउंट ऑफ लाइट डालेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम है वो भी इंक्रीज कर गए। यहां तक क्लियर हुआ सबको अच्छे से बेटा? चलिए बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। ठीक। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा पहले ये बताओ भाई, बोर तो नहीं हो रहे, ओवर तो नहीं हो गया है? बताओ, अगर किसी एक को भी ऐसा महसूस हो रहा है एक बता दो मुझे। क्योंकि देखो जबरदस्ती भगाने का, उसको खत्म करने से कुछ नहीं हासिल होगा, हमें समझ आना चाहिए चीजें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने कॉपरेशन के लिए। सो देखिए फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या आता है, एनोड इज मेड मोर नेगेटिव। एनोड जो है उसको हमने क्या कर दिया, और नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब ये एनोड को और नेगेटिव कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, पहले मेन डायग्राम में दिखा देते हैं, फिर यहाँ पे बना लेंगे उसको अलग से हम लोग। ये देखिए बेटा आप लोग, ये रहा तुम्हारा डायग्राम। चेक इट आउट, आपकी जो ये एनोड प्लेट है, ठीक, ये तुम्हारा एनोड प्लेट, एनोड प्लेट की पोलैरिटी जो अपनी है वो क्या होगी, पॉजिटिव। पर ये एनोड प्लेट जुड़ी किससे हुई है, नेगेटिव से। ठीक है, अब जो ये सिर्फ नेगेटिव से जुड़ी थी, मैंने इसे और नेगेटिव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सोचिए क्या होगा अब हमारे पास। नॉर्मल सिचुएशन में हुआ क्या होगा, इलेक्ट लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, वर्क फंक्शन से ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो ये मूव करे होंगे क्योंकि इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जैसे ही ये एनोड प्लेट के पास आए होंगे, एनोड प्लेट ने इनको अट्रैक्ट करके सर्किट कंप्लीट कर दिया होगा, और हमारे माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शंस आ गई होंगी। कुछ इस तरीके से हुआ होगा, है ना? अब हम लोगों ने क्या करा, अपने एनोड को और ज्यादा नेगेटिव करना शुरू कर दिया, तो देखिए क्या होगा। ये बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे छोटा सा। ठीक, भाई ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जो कि बिंदास अभी फिलहाल भागते हुए हमारी जो एनोड प्लेट थी, ठीक, उसके पास आ रहे थे। पर अब हम लोगों ने क्या करा, हमारी एनोड जो है, ठीक है, उसको नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू कर दिया, और ज्यादा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो पहले भी था, पर अब पहले से क्या करा हमने, और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना जो है उसको शुरू कर दिया है। मोर नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चाहिए आप लोगों से। जब बेटा आप लोग अपने इस एनोड को पहले से और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू कर देंगे, तो अब धीरे धीरे करके आपका जो एनोड पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताइए, सिर्फ इतना बताइए। जिस एनोड को पहले आपने नॉर्मल एक थोड़े बहुत नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ा हुआ था, अब आप लोगों ने क्या करा, उसको मोर नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू करा। तो जो एनोड पॉजिटिव था, धीरे धीरे करके उस एनोड की जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो नेगेटिव में बदलने लगेगी या नहीं बदलेगी, बताओ? बदलेगी एकदम बिंदास। भाई सोचिए, आप एक पॉजिटिव प्रवृत्ति के इंसान हैं, ठीक है, आपको लगातार हम नेगेटिविटी नेगेटिविटी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, सालों साल लगातार। तो कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, जो आपके पॉजिटिव करेक्टर है वो धीरे धीरे करके किस में बिल्ड होने लगेगा, नेगेटिव करेक्टर में, है ना? तो अगर ऐसा हो गया,
तो ये एनोड जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से सर्किट में करंट बन पा रहा था, अब वही एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देगा या नहीं करेगा बेटा? बिल्कुल सही अंजलि पांडे, वेरी गुड। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया गया तो सर्किट में जो करंट है वो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, जीरो। यही पॉइंट हमें चाहिए था बेटा बस यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज लिखनी है हम लोगों ने। सो व्हेन एनोड इज मेड मोर नेगेटिव, देन एनोड विल स्टार्ट रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। जो एनोड है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, ड्यू टू विच करंट इन सर्किट बिकम्स जीरो। जिसकी वजह से हमारे सर्किट में जो करंट है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड बेटा यही मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, वो देखो ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है, वो कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू जिसपे हमारे सर्किट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, ठीक है। सो मेंशन कर लेते हैं। सो सिंपली द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट for which the photoelectric current in the circuit becomes zero is known as, इसी चीज को, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है हमारे पास बेटा, दिस इज नोन एज, इसके अलग अलग नाम है। हम लोग इसे कट ऑफ पोटेंशियल भी कहेंगे, इज नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल। हम लोग इसे रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहेंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल। और हम लोग इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सिंपली भाई अभी हम लोगों ने अपने एनोड को, जो पहले एक नॉमिनल नेगेटिव पोटेंशियल ले रहा था, उसे और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे एनोड की पॉजिटिव पोलैरिटी धीरे धीरे करके नेगेटिव में बदल गई, और उसने जो इलेक्ट्रॉन्स को पहले अट्रैक्ट कर रहा था अब उसने उन्हें रिपेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक आए ही नहीं तो हमारा सर्किट इनकम्प्लीट रह जाएगा, फिर तो करंट कितना हो जाएगा? जीरो। एंड वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे ये सब चीजें हो गई, इलेक्ट्रॉन रिपेल होने लगे, हमारे सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये तुम्हारा सेकंड लास्ट पॉइंट था। यहां तक समझ आया अच्छे से या नहीं बेटा? बताइएगा, यहां तक समझ आया आप लोगों को अच्छे से? चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आ जाओ बेटा और देखो ध्यान से। ठीक, आखिरी पॉइंट है, बहुत सिंपल। अभी जैसे आप लोगों ने एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, अब देखिए एनोड जो है, ठीक है, उसके साथ बैटरी के टर्मिनल्स पलट दो, मतलब जिसे अब तुमने पहले नेगेटिव पोटेंशियल दिया था, नाउ स्टार्ट गिविंग इट एज पॉजिटिव पोटेंशियल, अब उसे पॉजिटिव पोटेंशियल देना शुरू करो। ठीक, सो नाउ एनोड is given with more positive potential। भाई जब नेगेटिव मोर पोटेंशियल कर दिया तो पॉजिटिव मोर भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज आ जाएगी बिल्कुल एकदम। भाई अब देखिए एनोड जो था पॉजिटिव तो वो पहले से ही था, ठीक, पॉजिटिव पोलैरिटी तो उसकी पहले से ही है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी कर रहा था। अब तुम लोगों ने क्या करा, इसको पहले के रिस्पेक्ट में और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया बेटा, बैटरी रिवर्स कर दो ये चीज, एंड मोर पॉजिटिव। तो अब जरा सोच के बताइए मुझे, अगर बेटा आप लोग एनोड को पहले से ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे तो अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या फिर कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा?
सिंपल से पॉइंट, जब ज्यादा पॉजिटिव हो गया सो नाउ इट विल बी अट्रैक्टिंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो व्हेन एनोड इज गिवन विद दिस मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, देन एनोड विल स्टार्ट, एनोड विल स्टार्ट attracting more number of फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब वो पहले से और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब जब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब सर्किट में जो फोटो करंट है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या करने लगेगा, इंक्रीज। ठीक है, और एक टाइम पर आकर के मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा, और वही मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कहलाती है सैचुरेटेड फोटो करंट, या फिर सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल दो बेटा। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज, एनोड को आप लोगों ने पहले से और ज्यादा पॉजिटिव करना शुरू करा, जिसकी वजह से उसने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करा, जिसकी वजह से सर्किट में जो फोटो करंट था वो इंक्रीज होने लगा, और इंक्रीज होकर के जो उसकी अपनी मैक्सिमम फिक्स्ड वैल्यू बनती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जिस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से ये हुआ, ठीक है, एंड द पॉजिटिव पोटेंशियल जिसने ये सब कुछ कर दिया बेटा हमारे पास, एंड द पॉजिटिव पोटेंशियल इज नोन एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा वहां पे, वी कॉल इट एज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए, ठीक, कि बेटा यहां तक, ये ऑफलाइन में भी मैंने बच्चों को यहीं तक कराया अभी, आज वाली क्लास में और कल वाली क्लास में। ठीक है, आप लोगों को भी यहाँ तक बता दिया मैंने सारे पॉइंट्स। तो आज वाले सारे पॉइंट्स आप लोगों को बेटा अच्छे से क्लियर हुए, सभी लोगों को, जितने भी लोग अभी यहाँ क्लास में हैं, आज वाले सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए बेटा आप लोगों को सबको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक, ये रखेंगे आज, इसको थोड़ा सा रिव्यू करके रखना नेक्स्ट क्लास तक में बेटा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे के कंसेप्ट पे लेके चलेंगे, और प्रोबेबली शायद नेक्स्ट क्लास भी अगर हमने इतने टाइम की कर दी तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा कंसेप्ट वाइज, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करना है नेक्स्ट क्लास में ये यहाँ तक के कंसेप्ट को अच्छे से गो थ्रू करके रखें, और अगर कहीं दिक्कत आएगी आपको इसमें तो आप लोग उसको दोबारा पूछना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो ये रखते हैं अभी के लिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Okay, Bacha, take care. Bye bye. Thank you so much, everyone.